हेलो स्टूडेंट्स, आज बॉन्ड्स की पोलैरिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने जाना कि दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। एक थर्ड टाइप के बॉन्ड भी होते हैं जिनको डेटिव बॉन्ड बोलते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी आपने जो सीखा है वो दो टाइप के बॉन्ड सीखे हैं आपने। एक है उनमें से कोवलेंट बॉन्ड और एक है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड्स हैं कई मोस्टली जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, मोस्टली जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनमें थोड़ा सा आयनिक करेक्टर भी आ जाता है, आयनिक बॉन्ड का करेक्टर भी आ जाता है। और जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनमें कई बार कोवलेंट करेक्टर भी आ जाता है। ठीक है, तो हम उसके बारे में मेनली पढ़ेंगे यहाँ पर। लेकिन जब हम बात करते हैं ना पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर हेडिंग है सबसे पहली वो है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब तो यहाँ पर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी हो जाना, जैसे यानी कि आयनिक करेक्टर आ जाना। अब आयनिक करेक्टर कोवलेंट बॉन्ड में आ गया अगर, तो उससे पोलैरिटी का क्या मतलब है? यू नो वेरी वेल अबाउट द वर्ड पोल। पोल मतलब ध्रुव। ठीक है, आयनिक बॉन्ड आयन से बने हैं, पॉजिटिव आयन्स एंड नेगेटिव आयन। यानी कि जो आयनिक बॉन्ड होगा उसके एक एंड पर, एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर कोवलेंट बॉन्ड्स में ऐसा कुछ कैरेक्टर आ जाता है तो हम बोलते हैं कि उसमें आयनिक कैरेक्टर आ गया कोवलेंट बॉन्ड में, और या हम बोलते हैं कि उसमें पोल्स प्रोड्यूस हो गए, पोल्स डेवलप हो गए, उसमें पोलैरिटी आ गई। क्योंकि हम आयनिक बॉन्ड के दो एंड्स को, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स को, पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे को हम दो पोल भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। जैसे हमारी पृथ्वी के दो सिरे हैं, एक एंड है पॉजिटिव, एक एंड है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। वो दोनों अर्थ के जो है दो एंड है ना, दो सिरे हैं ना। तो ऐसे ही आयनिक बॉन्ड के दो सिरे जो है वो एक तरफ है पॉजिटिव पोल और एक तरफ है नेगेटिव पोल। तो इसी से ही रिजेंबल करते हुए जब हम कहते हैं ना कि कोवलेंट बॉन्ड में थोड़ा सा आयनिक करेक्टर आ गया, तो हम कहते हैं कि उसमें पोलैरिटी आ गई। ठीक है, पोल्स डेवलप हो गई या पोलैरिटी आ गई। तो हम यहाँ सबसे पहले हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर कैसे प्रोड्यूस होता है। इफ़ एनी बॉन्ड इज़ 100% कोवलेंट, अगर कभी भी ऐसा है कि कोई बॉन्ड है, अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो जो कोवलेंट बॉन्ड है वो, अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो अगर वो 100% कोवलेंट है, वो जो बॉन्ड है वो 100% कोवलेंट है, और अगर हम आयनिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो उसका जो बॉन्ड है वो 100% आयनिक है, तो ये एक्चुअली एक आइडियल सिचुएशन होती है। ठीक है, आइडियल सिचुएशन, आदर्श मतलब स्थिति हम इसको बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली देयर इज़ नो सच बॉन्ड, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता ही नहीं है। कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है जो एग्जैक्टली 100% कोवलेंट हो या 100% आयनिक हो। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप सोचोगे कि ये तो 100% कोवलेंट है। जैसे कि हम बात करते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की। ये कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। इनमें क्या है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। डायटोमिक मतलब कि एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं जस्ट, है ना। तीनों ही ऐसे हैं, ये तीनों ही मॉलिक्यूल्स, और ये तीनों जो हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। ऐसे ही और भी होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स, तो हम यहाँ पर इनका एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनमें एक मॉलिक्यूल में जो दो एटम्स हैं वो दोनों सेम टाइप के हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम टाइप के हैं, तो इनके बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए यहाँ पर, तो कोवलेंट बॉन्ड बना। अब जो दो एंड हैं इस कोवलेंट बॉन्ड के, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, दोनों सेम टाइप के हैं, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है बिल्कुल, है ना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम का मतलब है कि ये हाइड्रोजन भी, जो एक हाइड्रोजन है इसमें, ये हाइड्रोजन भी इस पेयर को अपनी तरफ खींचेगा और उतनी ही स्ट्रेंथ से ये वाला हाइड्रोजन भी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही होती है ना कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहाँ ये भी हाइड्रोजन है, इसलिए इसकी जितनी टेंडेंसी है इस पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उतनी ही इसकी भी होगी, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन है। ठीक है, इसलिए दोनों की सेम टेंडेंसी है। इसलिए जो ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड पेयर है जो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये सेंटर में ही रहेगा। आप देख रहे हो मैंने इसको सेंटर में ही ड्रॉ किया है बिल्कुल,
क्योंकि दोनों तरफ से ये बराबर खींच रहा है। अगर रस्सी आप खींच रहे हो, दो लोग खींच रहे हो, दोनों तरफ से बराबर ताकत लग रही है, तो रस्सी हिलती नहीं है ना, ना तो इस तरफ जाती है ना दूसरी तरफ जाती है, तो वो सेंटर में ही रहती है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, अगर दोनों तरफ खींचने वाले, अट्रैक्ट करने वाले सेम एटम है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सेंटर में ही रहेगा, और इसको हम कहेंगे कि ये कोवलेंट बॉन्ड है। और हम इसको कहेंगे, हमें ये लगेगा कि ये 100% कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इसमें तो पोल्स डेवलप हो ही नहीं सकते, कोई भी एक ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। लेकिन फिर भी अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि इनमें भी थोड़ा सा आयनिक करेक्टर होता है, सिर्फ आपने अभी इसको याद रखना है। इससे ज़्यादा डिटेल आपकी सिलेबस में आपके लेवल की नहीं है अभी। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है, कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जो 100% कोवलेंट हो या 100% आयनिक हो। इवन जो मॉलिक्यूल्स हमें 100% कोवलेंट लगते हैं, उनमें भी थोड़ा सा आयनिक करेक्टर होता है। ठीक है, बोथ दी एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स आर सेम, सो बॉन्ड पेयर इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय बोथ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, ये तो हमने बात की एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की जिसमें दोनों एटम्स सेम हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की, दूसरे डायटोमिक मॉलिक्यूल की, जिसमें दोनों एटम्स डिफरेंट हैं, यानी कि हम बात करें हाइड्रोजन फ्लोराइड की। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। आप जानते हो हाइड्रोजन जो है पीरियोडिक टेबल के एक एंड पर है, और जो फ्लोरीन है पीरियोडिक टेबल के दूसरे एंड पर है। ठीक है, और फ्लोरीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा रहेगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मींस उसकी इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। अगर मैंने यहाँ हाइड्रोजन बनाया है तो मैं सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दिखा सकती हूँ, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए एक्चुअल सिचुएशन जो है वो ऐसी होगी। आप यहाँ देखो कि मैंने जो बॉन्ड पेयर है उसको फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा दिखाया है सेंटर में दिखाने की बजाय। ठीक है, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज अट्रैक्टेड मोर बाय फ्लोरीन देन हाइड्रोजन, सो इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन इंस्टेड ऑफ बीइंग इन सेंटर। सेंटर में होने की बजाय ये फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसके बाद सच ए कोवलेंट बॉन्ड विद आयनिक करेक्टर, और ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें कि आयनिक करेक्टर आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ शिफ्ट हो गया फ्लोरीन की तरफ। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, अगर मैंने ये हाइड्रोजन बनाया है, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, और ये मैंने फ्लोरीन बनाया है, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये शेयरिंग से बनता है, शेयरिंग होगा इनके बीच में ये। ठीक है, अगर ये शेयर्ड जो पेयर है ये फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा चला गया, किस तरह से? ये चला गया इस तरह से, मैंने इसको बना दिया हाइड्रोजन, और ये ऐसे मैंने इसको बना दिया। ठीक है, फ्लोरीन की तरफ ये जो शेयर्ड पार्ट था ना ये ज़्यादा है, अब आप देखो हाइड्रोजन की तरफ कम है, तो फ्लोरीन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि ये एक कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन नहीं होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी थी, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व था, वो फ्लोरीन के पास ज़्यादा हो गया। इसलिए हमने इस पर थोड़ा सा, ये जो सिंबल है इसको हम पार्शियल मतलब थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, और हाइड्रोजन पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर भी दो पोल बन गए, एक पोल बन गया नेगेटिव चार्ज का और एक बन गया पॉजिटिव चार्ज का। इसलिए इस कोवलेंट बॉन्ड में मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा आयनिक करेक्टर आ गया, और ऐसे बॉन्ड को पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जो आपने ये ऊपर हाइड्रोजन देखा, या आपने नाइट्रोजन के बारे में मैंने आपको बताया, या फ्लोरीन के बारे में बताया, ये सभी इनको बोला जाता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन इनको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि इसमें थोड़ा सा आयनिक करेक्टर भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है, बहुत ही कम, इसलिए हम उसको कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो सेम एटम के हैं, ठीक है, इनको सेम एटम के जो हैं इनको बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड।
और जो डिफरेंट एटम से बने हैं इस टाइप के, जिनमें कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है सेंटर में ना रहकर एक एटम की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है, उनको पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि उनमें चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड थे लेकिन फिर भी उनमें आयनिक करैक्टर आ गया। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन अ क्वांटिटी, और इससे एक क्वांटिटी सामने आती है, हमारे एक राशि सामने आती है जिसको हम डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। डाइपोल मूवमेंट आप लोगों ने फिजिक्स में अच्छे से पढ़ा भी होगा इसके बारे में। और जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है ये। डिस्टेंस कहाँ? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर हैं, जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस और जो चार्ज है उनका, उसके प्रोडक्ट को डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, और इसका ये फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है डाइपोल मूवमेंट का। डाइपोल मूवमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं म्यू। इस तरह से आपने लंबी लाइन लगानी है और यू बना देना है। ठीक है, ये है म्यू। डाइपोल मूवमेंट इज़ म्यू इज इक्वल टू चार्ज, जिसको हम क्यू से लिखते हैं, मल्टीप्लाई डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, जिसको हम आर से लिखते हैं। तो सिंपली म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। अब इसकी यूनिट्स क्या होंगी? जब भी हम किसी क्वांटिटी की, किसी राशि की बात करते हैं तो हम उसके यूनिट्स की भी बात करते हैं, उसके मात्रक की भी बात करते हैं। अब जो क्यू है यानी कि चार्ज, चार्ज किस में होता है? चार्ज होता है कूलाम में, कूलाम में होता है चार्ज। और डिस्टेंस किस में होती है? डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? मीटर। तो क्या हो गई डाइपोल मूवमेंट की यूनिट्स? डाइपोल मूवमेंट की यूनिट्स हो गई कूलाम मीटर। ठीक है, वैसे हम कूलाम मीटर यूज़ करने के बजाय हम इसकी यूनिट यूज़ करते हैं डिबाई। ठीक है, डी से क्या है? डिबाई। आप ये देखो, ये हमें दिया हुआ है, यूनिट्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज़ डिबाई एंड 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। ठीक है, तो अगर आपको एसआई यूनिट में चेंज करना है ना, आपको डाइपोल मूवमेंट दिया हुआ है डी में, डिबाई में, आपको उसको कूलम मीटर में, एसआई यूनिट तो यही है ना, इसमें चेंज करना है, तो आपको अपने आंसर को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप सिंपली अगर पूरा लंबा याद नहीं सकते, आप सिंपली 3.33 इतना लर्न कर लो, 3.33 इंटू 10⁻⁻30। तो डिबाई को इससे मल्टीप्लाई करने पर हमारी जो यूनिट्स हैं वो एसआई यूनिट्स बन जाएंगी कूलाम मीटर। ठीक है, ये है डाइपोल मूवमेंट। इट इज़ ए क्वांटिटी विद डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन भी होती है, जैसे आप फिजिक्स में आपने अच्छे से वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ की होंगी, है ना। कोई भी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी होती है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, है ना। वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं ना उसको, और जिसकी नहीं होती है उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी की हमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है कोई ऑब्जेक्ट, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि जो स्पीड है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उसके लिए हमें कोई डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ जो डाइपोल मूवमेंट है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको ध्यान रखना, इसकी हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है कि कौन सी डायरेक्शन में है, इसका जो भी आपको वैल्यू दी हुई होगी ना, हमें वो डायरेक्शन भी उसकी बतानी पड़ेगी। अब एक चीज़ आपको, वैसे तो मेन हमें केमिस्ट्री की बात करनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में जैसा एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको क्योंकि एनसीईआरटी बुक में से रेफ़र कर रही हूँ, तो इसलिए एनसीईआरटी का हर सेंटेंस, हर जो उसमें पॉइंट दिया हुआ है, मैं आपको सारा क्लियर करूँगी। आपने हो सकता है फिजिक्स में पढ़ा हो, कन्वेंशनली जो डाइपोल मूवमेंट होता है ना, डाइपोल मूवमेंट को हम एक एरो से दिखाते हैं, इस तरह से एरो से दिखाते हैं। और इस एरो की जो टेल होती है, ये होती है टेल नेगेटिव सेंटर की तरफ। ठीक है, ये टेल कन्वेंशनली, मतलब नॉर्मली जो डाइपोल मूवमेंट है उसमें एरो से हम उसको दिखाते हैं, और एरो की जो टेल है वो होती है नेगेटिव सेंटर की तरफ, और जो उसका हेड होता है वो होता है पॉजिटिव सेंटर की तरफ। लेकिन केमिस्ट्री में उल्टा है इसका। ठीक है, और केमिस्ट्री में थोड़ा सा हम इस एरो में चेंज कर देते हैं। केमिस्ट्री में हम इस एरो को इस तरह से बनाते हैं, क्रोस्ड एरो बोलते हैं इसको, जैसा कि ये बनाया मैंने, क्रोस्ड एरो। और इस क्रोस्ड एरो का जो ये क्रॉस है, इसको आप क्रॉस कह सकते हो। वैसे क्रॉस हम ऐसे दिखाते हैं ना, लेकिन आप इसको ऐसे समझ लो, क्रॉस। ठीक है, ये जो क्रॉस है इसका ये होता है पॉजिटिव सेंटर की तरफ,
और हेड होता है नेगेटिव सेंटर की तरफ। तो अगर मैं हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करती हूँ तो हाइड्रोजन फ्लोराइड को हम डायपोल मोमेंट इसमें, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी और डायरेक्शन हम दिखाएंगे इस तरह से, फ्लोरीन की तरफ इसका हेड है और जो क्रॉस है वो है हाइड्रोजन की तरफ। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट डायटोमिक मोलिक्यूल्स। तो अभी तक हमने, जब हम डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो हमने सिर्फ डायटोमिक मोलिक्यूल्स की बात की है ना, यानी कि द्विपरमाणु अणुओं की। द्विपरमाणु अणु आप पढ़ते थे ना 9th 10th में हिंदी मीडियम में जब आप करते हो, तो द्विपरमाणु यानी कि ऐसे मोलिक्यूल्स जो सिर्फ 2 एटम्स के बने हुए हैं। तो हमने बात की हाइड्रोजन मोलिक्यूल की, फ्लोरीन, हमने जो एग्जांपल लिए थे फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऐसे ही HF, या आप और भी ले सकते हो डायटोमिक में HCl, डायटोमिक मोलिक्यूल्स हैं ये सभी। अभी तक हमने सिर्फ इसकी बात करी है, इनकी डायपोल मूवमेंट की बात की है। अब हम बात करते हैं, पहले ट्राइएटोमिक मोलिक्यूल की बात करेंगे, टेट्राएटोमिक मोलिक्यूल की बात करेंगे। यानी कि ट्राइएटोमिक मीन्स जिसमें 3 एटम्स हैं, टेट्राएटोमिक जिसमें 4 एटम्स हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि जो शेप होती है ना मोलिक्यूल्स की, मोलिक्यूल की शेप 2 तरह की हो सकती है। एक हो सकती है सिमेट्रिक और एक हो सकती है एसिमेट्रिक। आप ये वर्ड्स आपने मैथ में किए होंगे, सिमेट्री वर्ड आपने मैथ में किया होगा कि सिमेट्री मतलब क्या होता है कि अगर सभी साइड्स सेम है, सभी एंगल्स सेम है, कोई भी ऐसी अगर आपकी कोई भी ऐसी शेप है अगर उस जिसकी सभी एंगल्स सेम है और सभी साइड्स भी सेम है, तो हम उसको एक सिमेट्रिकल शेप कहते हैं, है ना। तो अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसकी सिमेट्रिकल शेप है, तो उस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होगा, उस मॉलिक्यूल का। ठीक है, जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम, फॉर अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल नेट डायपोल मोमेंट जो होता है ना, वो अब जो आपने अभी डायटोमिक किया हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो इसमें तो एक ही बॉन्ड है ना, तो एक बॉन्ड का डायपोल मोमेंट जो होगा वो पूरा HF का डायपोल मोमेंट होगा, यही होगा ना। जो इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट है वही इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है। लेकिन जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उसमें तो कई सारे बॉन्ड्स हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, मैंने एग्जांपल ले लिया बेरिलियम फ्लोराइड का, या CO2 का एग्जांपल ले लिया मैंने। CO2 का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें एक बॉन्ड इस तरफ है, एक बॉन्ड इस तरफ है, डबल डबल बॉन्ड्स हैं, लेकिन 2 तरफ बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या बताएंगे, CO2 का डायपोल मोमेंट हम क्या बताएंगे, क्योंकि इसमें तो 2 बॉन्ड है, हम इसका डायपोल मोमेंट बताएंगे या इसका डायपोल मोमेंट बताएंगे। तो इसीलिए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जब हम मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो हमें उसमें जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उन सब का रिजल्ट लेना होता है, उन सब का जो है वेक्टर सम लेना होता है हमें, ठीक है। वेक्टर सम भी आपने पढ़ा होगा। मॉलिक्यूल्स जो एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स हैं उन बॉन्ड्स के डायपोल मोमेंट का वेक्टर सम जो होगा वो उस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट देगा आपको। फॉर अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल नेट डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन डायपोल मोमेंट ऑफ ईच एंड एवरी बॉन्ड डायपोल। इसमें जो नेट डायपोल मोमेंट है वो सिर्फ बॉन्ड्स के डायपोल मोमेंट पर डिपेंड नहीं करता, वो उनकी ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है। जो ज्योमेट्री मतलब कि जो बॉन्ड्स है ना वो सेंट्रल एटम के चारों तरफ किस तरह से वो अरेंज्ड हैं, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ वाटर मॉलिक्यूल की, जैसे अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करती हूँ, वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, इसमें हाइड्रोजन दोनों कैसे हैं, ये इस तरह से सामने हैं हाइड्रोजन्स, या इस तरह की शेप है उनकी, या फिर इस तरह की शेप है उनकी, मुड़े हुए बॉन्ड्स हैं ये बॉन्ड्स इस सेंट्रल एटम के चारों तरफ कैसे अरेंज्ड है, ठीक है। इस पर भी डिपेंड करता है, इनके डायपोल मोमेंट पर तो डिपेंड करता ही है, साथ ही इन बॉन्ड्स की स्पेशियल अरेंजमेंट पर भी ये डिपेंड करता है कि नेट डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का क्या होगा। डायपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल इज़ वेक्टर सम ऑफ द डायपोल मोमेंट्स ऑफ वेरियस बॉन्ड्स। जितने भी बॉन्ड है ना उस मॉलिक्यूल में, उन सब के डायपोल, उनके सबके वेक्टर सम, डायपोल मोमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है डायपोल मोमेंट ऑफ दैट मॉलिक्यूल। अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की, यानी कि मॉलिक्यूल विद सिमेट्रिकल ज्योमेट्री,
जैसे कि प्लेनर ट्रायंगुलर है, ठीक है, प्लेनर ट्रायंगुलर मतलब सिंपल ट्रायंगल की तरह से, इस तरह से। अब ये जो ट्रायंगल है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें सभी एंगल 60 डिग्री के हैं। और अगर वो इस तरह से बनेगा, इसको थोड़ा सा मैं ये दिखाती हूँ आपको। ये एक सिमेट्रिक शेप है। ये जो एंगल्स है ना, ये 3 बॉन्ड है इसमें, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है ना, वो है 120 डिग्री। और तीनों बॉन्ड्स एक ही तरह के हैं, इसलिए इनकी लेंथ भी एक जैसी ही होगी, ठीक है। तो ये एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ज़ीरो होगा, नेट डाइपोल मोमेंट। क्यों ज़ीरो होगा? आप इन तीनों डाइपोल मोमेंट्स को देखो, सॉरी, इसको भी और इसको भी। पहले इन दो का रिजल्ट निकाला जाता है। ये जो 2 डाइपोल मोमेंट्स है ना, इनका रिजल्ट निकलता है ये। और ये जो रिज़ल्ट होता है ये इस तीसरे डाइपोल मोमेंट के इक्वल और अपोजिट तो आपको दिख ही रहा है कि ये इस तरफ आ रहा है रिज़ल्ट, और तीसरा डाइपोल मोमेंट इस तरफ है। और दूसरी चीज़ है कि ये दोनों इक्वल भी होते हैं। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे, इस मॉलिक्यूल का BF3 का नेट डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हम इन दोनों डाइपोल्स को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल तो हैं लेकिन अपोजिट हैं डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों कैंसिल कर देंगे और टोटल डाइपोल मोमेंट विल बी 0। इसी तरह से ही बिल्कुल और सिमेट्रिकल शेप्स हैं। ये तो मैंने बात की है बोरोन ट्राईफ्लोराइड की, BF3 की। इसकी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है प्लेनर ट्रायंगुलर बोलते हैं इसको, ठीक है। और मैं लीनियर और टेट्राहेड्रल का भी आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये हैं, ठीक है। ये है टेट्राहेड्रल, इसमें चारों जो बॉन्ड एंगल्स हैं, चारों बॉन्ड सेम है पहले तो, CH CH CH, ठीक है। और चारों के बीच में किन्हीं भी 2 बॉन्ड्स में जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 109.28 डिग्री। फिर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दूसरा है ये, जिसकी शेप है लीनियर, बिल्कुल सीधा है ये। तो आप देख रहे हो कि ये जो बॉन्ड है BeF बेरिलियम फ्लोराइड, और ये भी बेरिलियम फ्लोराइड, तो दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम होगा। लेकिन आप देख रहे हो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट 0। और ये जो CCl4 है, ये और ये CH4 दोनों सेम है, ठीक है। इस तरह से ये भी, इसलिए इसका भी डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा फॉर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की, जैसे कि अमोनिया, वाटर, NF3, H2S एक्सेट्रा, नेट डाइपोल मोमेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके जो एंगल्स हैं ना, अगर चाहे बॉन्ड सारे सेम हैं लेकिन एंगल्स सेम नहीं है, इसलिए जो रिज़ल्ट आएगा वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ वाटर की, वाटर का की जो एक्चुअल जो शेप है ना, वो ऐसी होती है, बेंट V शेप में होता है ये, इस तरह से। चाहे आप इसको ऐसे बना दो, चाहे ऐसे बना दो, ठीक है, चाहे ऐसे बना दो, कैसे भी बना दो। यहाँ सेंटर में आएगा, वर्टेक्स की तरफ ऑक्सीजन आएगा और दोनों एंड्स की तरफ आएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो डाइपोल मोमेंट भी मैंने आपको दिखाया है इस तरह से, ये डाइपोल मोमेंट है हमारा एक, और दूसरा ये है। तो ये इक्वल तो हैं लेकिन अपोजिट नहीं है बिल्कुल, इसलिए 0 तो होगा नहीं रिज़ल्ट। इनका जो रिज़ल्ट है ना, वो इस डायरेक्शन में निकलता है, ठीक है। इसीलिए इनका नेट डाइपोल मोमेंट 1.85D होगा, 1.85 डिबाई, ठीक है। तो वाटर का जो डाइपोल मोमेंट है वो है 1.85 डिबाई। इससे एक चीज़ और आप सोच सकते हो कि अगर आपको किसी मॉलिक्यूल की शेप नहीं पता चल रही है लेकिन आपको उसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, तो आप बता सकते हो कि उसकी शेप सिमेट्रिकल तो नहीं है कम से कम। अगर 0 दिया हुआ है तो आप इजीली कह सकते हो कि इसकी शेप जो है वो सिमेट्रिकल है, लेकिन अगर 0 नहीं है तो उसकी शेप सिमेट्रिकल नहीं होगी। तो इससे हमें उनकी शेप्स के बारे में भी अंदाज़ा लग जाता है। इसके बाद एक ये हम केस लेते हैं अमोनिया और NF3 का, NH3 और NF3। आप देखो इन दोनों में ही जो सेंट्रल एटम है ना, वो नाइट्रोजन है, ठीक है। इन दोनों में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, लेकिन और NH3 में, अमोनिया में हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और NF3 में नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
यहाँ सेंट्रल एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, और यहाँ पर जो साइड वाले हैं वो हैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो और दोनों की शेप भी बिल्कुल सेम है। क्या शेप है दोनों की? पिरामिडल। अब पिरामिडल कैसे होती है? जो आपको मैंने टेट्राहेड्रल शेप दिखाई है ये इसकी मीथेन की, ये अगर इसमें हम ये वाला बॉन्ड हटा दें तो ये जो शेप बचेगी ये है पिरामिडल। ठीक है, ये पिरामिडल है, इस तरह की शेप होती है। और जहाँ ये हाइड्रोजन है ना जो हमने हटाया, उसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ऑर्बिटल होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। अभी आपको ये किस तरह की शेप्स हैं या कुछ इसके बारे में अच्छे से नहीं क्लियर होगा। जब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, जो हमारा आगे का टॉपिक है, उसमें आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो अमोनिया है NH3 और NF3 दोनों की शेप सेम है, बिल्कुल पिरामिडल शेप है। लेकिन अमोनिया में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से इसमें, और NF3 में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से। ठीक है, तो अगर हम इनके इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, दोनों के स्ट्रक्चर जो हैं, दोनों की जो शेप है वो पिरामिडल है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है एक ऑर्बिटल में, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ऑर्बिटल में। ठीक है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, उनके कारण नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन जैसे कि इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट होगा ना नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बॉन्ड का, वैसे ही नाइट्रोजन और लोन पेयर का भी एक डाइपोल मोमेंट होगा, जिसको लोन पेयर मोमेंट कहते हैं, लोन पेयर डाइपोल कहते हैं। ठीक है, तो अब डाइपोल मोमेंट जो बॉन्ड के होते हैं वो तो आपको पता ही है, इन तीनों का सेम है। और इसमें आप देखो इनकी डायरेक्शन क्या है, इनकी डायरेक्शन है हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, तीनों में हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ। इसलिए जो इनका रिजल्ट आएगा ना इन तीनों का, ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी और ये भी, इनका रिजल्ट इस तरफ आएगा तीनों का। 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात कर रही हूँ मैं। और जो हमारा लोन पेयर डाइपोल है, यानी कि ये वाला, इसकी भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो दोनों का डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाएगा। और दोनों का डाइपोल मोमेंट ऐड होकर डाइपोल मोमेंट आएगा अमोनिया का ये। ठीक है, लेकिन NF3 में नाइट्रोजन फ्लोरीन डाइपोल जो है 3, उनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसलिए इनका नेट डाइपोल तीनों का नीचे की तरफ होगा। लेकिन ये तो सेम है ना, NH3 जैसा ही है ये तो, और इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर है, यानी कि इसका लोन पेयर डाइपोल ऊपर है। तो ये दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा कैंसिल करेंगे, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को, इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कम आएगा अमोनिया से, NH3 से इसका डाइपोल मोमेंट कम आएगा। तो इसीलिए जो शेप और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स की उन पर डिपेंड करता है कि डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल्स का क्या होगा। तो यहाँ आप देखो मैंने ये बताया कि जो ब्लू क्रॉस्ड एरो है, जो ये वाले एरो हैं ब्लू क्रॉस्ड एरो, ये तो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट है नाइट्रोजन फ्लोरीन का या नाइट्रोजन हाइड्रोजन का। ठीक है, ग्रीन क्रॉस्ड एरो जो मैंने दिखाया है ये वाला, ये है नेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये देखो इसमें नीचे की तरफ दिखाया है और इसमें ऊपर की तरफ दिखाया है, नेट डाइपोल मोमेंट है ये ऑफ द मॉलिक्यूल। और जो ब्लैक इसमें दिखाया है ये ब्लैक क्रॉस्ड एरो, ये लोन पेयर मोमेंट है। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको समझा दिया कि वाई डाइपोल मोमेंट फॉर अमोनिया इज़ मोर देन डाइपोल मोमेंट फॉर NF3, क्योंकि चाहे जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है नाइट्रोजन से, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन डाइपोल मोमेंट इसका ज़्यादा है। तो उसका रीज़न मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ 3 NH बॉन्ड्स हेड टूवर्ड्स नाइट्रोजन, इन तीनों में जो हेड है वो नाइट्रोजन की तरफ होता है और क्रॉस हाइड्रोजन की तरफ होता है। और इसमें एक ऑर्बिटल ऐसा भी है जो लोन पेयर के साथ है, और इसका भी कुछ डाइपोल मोमेंट होता है जिसको लोन पेयर मोमेंट कहते हैं, और ये भी उसी डायरेक्शन में है जिसमें कि इन तीनों का रिजल्ट है। 3 NH बॉन्ड का जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट है, उनका रिजल्ट जिस डायरेक्शन में आएगा उसी डायरेक्शन में इस लोन पेयर मोमेंट की भी डायरेक्शन है, इसलिए ये दोनों ऐड हो जाते हैं और नेट डाइपोल मोमेंट हो जाता है 4.9 × 10⁻³ -30 कूलम मीटर। अब हम बात करते हैं NF3 की।
तो इसमें जो डाइपोल मोमेंट 3 नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड्स का है, उसका जो रिज़ल्ट होगा वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि इनमें जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट है ना नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड के, वो नाइट्रोजन से दूर और फ्लोरीन की तरफ उनका हेड है, इसलिए इनका रिज़ल्ट डाइपोल मोमेंट जो है वो नीचे की तरफ होगा। लेकिन जो ऑर्बिटल जो लोन पेयर मूवमेंट है वो तो ऊपर की तरफ ही होगा, क्योंकि ऑर्बिटल ऊपर है। वो जो डाइपोल मूवमेंट है वो किसके कारण बन रहा है, वो नाइट्रोजन और लोन पेयर के कारण, तो उसकी डायरेक्शन तो सेम रहेगी ऊपर की तरफ। इसीलिए जो नेट रिज़ल्ट है इन दोनों अपोजिट डाइपोल का वो लो हो जाता है और आंसर आ जाता है हमारा ये। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड्स, ये तो था हमारा कोवलेंट बॉन्ड्स में आयनिक करैक्टर। इसको आपने अच्छे से करना है, अच्छे से समझना है, और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड है ना उसमें भी थोड़ा सा कोवलेंट करैक्टर होता है। आयनिक बॉन्ड में भी कोवलेंट करैक्टर होता है थोड़ा सा, पार्शियल कोवलेंट करैक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। इसको डिस्कस किया था, अच्छे से डिस्क्राइब किया था फजान ने। फजान साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको अच्छे से डिस्कस किया था और उन्होंने इसके लिए रूल्स दिए थे, जिनको उन्हीं के नाम से जाना जाता है, फजान रूल्स। अब ये रूल्स जो है ना वो हमें बताएंगे कि किसी भी आयनिक बॉन्ड में जो कोवलेंट करैक्टर है वो कितना कम होगा या कितना ज़्यादा होगा, और वो किस पर डिपेंड करता है। तो पहला जो रूल है वो है लार्जर द साइज ऑफ एनायन। जो आयनिक बॉन्ड है वो कैटायन और एनायन के बीच में बनते हैं, जैसे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ये आयनिक बॉन्ड है। इसमें आपको पता कि एनायन का साइज़ बड़ा होता है मोस्टली अपने एटम से, और कैटायन का छोटा होता है। कैटायन का साइज़ जितना ज़्यादा छोटा होगा और एनायन का साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा, कोवलेंट करैक्टर उस बॉन्ड में उतना ही ज़्यादा होगा। ग्रेटर विल बी द कोवलेंट करैक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। जितना छोटा कैटायन और बड़ा एनायन, उतना ही ज़्यादा उस आयनिक बॉन्ड का कोवलेंट करैक्टर। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड रूल है ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन। यहाँ पर आप देखो कि सोडियम जो है उस पर 1 पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन पर भी 1 नेगेटिव आयन है, दोनों का अपोजिट है लेकिन 1 है। लेकिन जितना ज़्यादा कैटायन पर चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ही कोवलेंट करैक्टर भी आयनिक बॉन्ड का बढ़ता जाएगा। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें हम, मैग्नीशियम में जो कैटायन है उस पर चार्ज है 2 पॉजिटिव, एल्युमिनियम क्लोराइड में 3 पॉजिटिव है एल्युमिनियम पर। तो मोर द चार्ज ऑफ कैटायन मोर विल बी द कोवलेंट करैक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। और थर्ड है इसका द कैटायंस विद इनकम्प्लीट वैलेंस। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं कैटायंस की। अगर कोई कैटायन, जिस कैटायन की हम बात कर रहे हैं, अगर उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, नोबल गैस जैसी है, ठीक है। मोस्टली ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना वो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के कैटायंस की होती है। क्योंकि जैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम की, सोडियम आयन है, कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम आयन में, एटॉमिक नंबर होता है इसका 11, और एक इसने लूज़ कर दिया इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसके पास रहेगा 10। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। तो ये नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन है ना, नियोन वाली। तो इनका जो इनमें जो कोवलेंट करैक्टर होता है ना वो कम होता है, जबकि जिनके जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो इनकम्प्लीट है, इस तरह से कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, जिनकी इनकम्प्लीटली है फिल्ड है वैलेंस शेल, उनका जो कोवलेंट करैक्टर है उनके बॉन्ड्स में ज़्यादा मिलेगा, और जिन कैटायंस का वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड है उनके बॉन्ड्स में कोवलेंट करैक्टर कम मिलेगा। ठीक है, तो इसमें यही इस पॉइंट में बताया द कैटायंस विद इनकम्प्लीट वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, और ये ज़्यादातर होती है ट्रांजिशन मेटल के कैटायंस की, विल हैव मोर पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर क्या है ये अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप कोवलेंट करैक्टर समझ लो, इनका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा देन द कैटायन विद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाइक दैट ऑफ मोस्टली एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, कैटायंस बीइंग पॉजिटिवली चार्ज। अब जो आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। ठीक है, तो इसमें अगर कोई एटम, इसको कोवलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक होती है ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे फ्लोरीन है,
जो फ्लोरीन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। तो इसको बोलते हैं कि फ्लोरीन जो है ना, इसको अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो इसको बोलते हैं कि इसकी ये पोलराइजिंग पावर है, कि ये पोल्स बनाना चाह रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के पोल्स बनाना चाह रहा है, ठीक है। या जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको डिस्टोर्ट, उसकी शेप को चेंज करना चाह रहा है। तो ऐसा ही अगर आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो होता ही नहीं है, उसमें तो आयंस होते हैं, लेकिन अगर कोई कैटायन है, जैसे जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है कैटायन पर, ठीक है, तो वो नेगेटिव आयन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, यानी कि वो उसको ज़्यादा पोलराइज करेगा। तो कैटायंस की जो पावर होती है नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने की, उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। और एनायन की जो एबिलिटी होती है पोलराइज हो जाने की, उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। कैटायंस बीइंग पॉजिटिवली चार्ज पुल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टुवर्ड्स देमसेल्फ, लीडिंग टू इंक्रीज्ड चार्ज डेंसिटी चार्ज बिटवीन देम। इससे उनके बीच में चार्ज बढ़ जाता है, चार्ज बीच में ज़्यादा आ जाता है, एंड हेंस मोर कोवलेंट करेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड। इसलिए आयनिक बॉन्ड जो के अंदर कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा हो जाता है। अगर कैटायंस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो कोवलेंट करेक्टर उतना ही ज़्यादा वो बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद आपको ये 3 पॉइंट्स, ये तो थे फजान रूल जो हमने किए हैं, ये भी फजान रूल का एक पार्ट है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं या जो अफेक्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड के कोवलेंट करेक्टर को। जो अभी हमने तीनों पढ़े हैं वही हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। कैटायन की पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी जितना छोटा इसका साइज़ और जितना ज़्यादा इसके ऊपर चार्ज होगा। और सेकंड पॉइंट, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। एनायन का साइज़ जितना बड़ा होगा उतना ही इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। और तीसरा है एक्सटेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन हुआ, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था ना, जो पॉजिटिव चार्ज ने, पॉजिटिव आयन ने नेगेटिव आयन को अपनी तरफ जितना ज़्यादा खींच लिया, उसको बोल रहे हैं पोलराइजेशन। वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करेक्टर होगा। तो ये हमने अच्छे से डिस्कस किया है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स इन कोवलेंट बॉन्ड्स एंड फजान रूल फॉर आयनिक बॉन्ड्स। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें, समझें सब। और अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो नहीं क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके।